Hello viewers, as you all know that our today's video is for LLM second semester students. LLM second semester students. So today we will discuss paper first, namely Constitutional Law of India second. As we have read study paper in SEM first. The paper name is Constitutional Law of India first. So in SEM second, we are now read and study Constitutional Law of India second. The paper code is L2001. तो इस तरह से हम लोग आज LLM सेकंड सैम के लिए पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं पेपर्स में, यूनिट से बनता है। आज ओवरव्यू करेंगे सिलेबस का। यूनिट फर्स्ट, इंडियन फेडरलिज्म। इसमें इंडियन फेडरलिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइदर यूनिटरी नॉर टोटली फेडरलिज्म। तो ना तो हमारा संविधान पूरी तरीके से एकात्मक है और उसको ना ही हम कनाडा के संविधान की तरह पूरा फेडरल कह सकते हैं, लेकिन उसमें दोनों के ही गुण बने रहते हैं। तो हम इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर आगे कुछ विस्तार करेंगे। इसमें कंसेप्चुअल पोजीशन ऑफ फेडरलिज्म, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर फेडरलिज्म के बारे में किस तरह से है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर फेडरलिज्म रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ बिटवीन सेंटर स्टेट। फेडरलिज्म में होता क्या है? देखिए, जो शक्तियों का बंटवारा है वो स्टेट में और सेंटर के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। स्टेट अपने स्फीयर में काम करता है और सेंटर अपने पार्ट से काम करता है, और इस तरह से दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट और फेथ का होना चाहिए, तभी फेडरलिज्म आगे बढ़ता है और उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। चैलेंजेस बिफोर द इंडियन फेडरलिज्म। इसमें हम अब जो इंडियन फेडरलिज्म के बीच में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, स्टेट अपनी मनमानी करते हैं कुछ स्टेट्स, और सेंटर पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो इस तरह से जो चैलेंजेस आ गए हैं फेडरलिज्म में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और उन चैलेंजेस से कैसे हम लोग उभर पाएंगे, कैसे उनको लूप होल्स को भरेंगे, ये भी हम देखेंगे। यूनिट सेकंड में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए, लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, कैसे दोनों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण हो रहा है, इसको देखेंगे। तो द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इन इंडिया, द जुडिशियल अप्रोच। इस बारे में जुडिशियल अप्रोच क्या है, एंड द प्रेजेंट पोजीशन, रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन एंड वेंकटचलैया कमीशन। देखिए, डिफरेंट समय समय पर कमीशंस निकाले जाते हैं, कमीशन बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर अपनी राय प्रकट करें, अपनी सिफारिशें दें। तो उसमें सरकारिया कमीशन और वेंकटचलैया कमीशन इम्पोर्टेंट है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यूनिट थ्री, द जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जुडिशरी में देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अपेक्स कोर्ट, वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। जुडिक्शन एंड पावर्स, इट्स रोल एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ये पूछता है कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वो कि कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए, न्यायपालिका की आज़ादी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक सेटअप में इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी ये बहुत ही नेसेसरी है।
अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, उसको एग्जीक्यूटिव के अंडर में रखेंगे, साथ में रखेंगे, उसको एग्जीक्यूटिव की पावर्स बढ़ा करके रखेंगे और जुडिशरी की पावर उठा के रखेंगे और इंडिपेंडेंस जुडिशरी नहीं देंगे, तो वो एक अच्छा डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होता। आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सभी में जुडिशरी इंडिपेंडेंस है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मस्ट होता है। 4 पर देखिए, टोटियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। हमने इससे पहले लॉ ऑफ टोर्ट में डिफरेंट टाइप की टोर्ट को पढ़ा है, अपकृत्य को पढ़ा है और उसकी लायबिलिटीज़ को हमने जाना है, देखा है, डेफेमेशन को देखा है, विकारियस लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, वो सब देखी है। लेकिन अब स्टेट की लायबिलिटी को हम लोग देखेंगे कि स्टेट की क्या लायबिलिटी है। ठीक है ना। स्टेट का अर्थ आप समझते ही हैं, पहले भी डिस्कस हुआ है। स्टेट एंड सोवरेनिटी वाले चैप्टर में स्टेट का अपना अलग डेफिनेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल अप्रोच किस तरह का है स्टेट की टोटियस लायबिलिटी के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अभी हम एलएलबी के सैम सेकंड का पेपर 5 डिस्कस कर रहे हैं। अब सैम सेकंड होने के बाद फिर आप लोग थर्ड सैम में पहुंच जाओगे। थर्ड सैम में जाने से पहले ही आपको ग्रुप चुनना होगा, क्योंकि 3 ग्रुप दिए हुए हैं वहाँ पर, ए, बी और सी। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं आगे की चीज़ों को। तो ग्रुप ए में हम लोग देखते हैं, देखिए ग्रुप ए में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रुप, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रुप के नाम से है। ग्रुप बी बिजनेस लॉ ग्रुप, ये बिजनेस का है। और ग्रुप सी टोर्ट एंड क्रिमिनल लॉ ग्रुप। तो जब आप थर्ड सेम में पहुंच जाओगे तो आप इनमें से एक ग्रुप को चूज करोगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर होंगे, इंटरनल एग्ज़ाम होंगे और आप एक डिजर्टेशन बनाएंगे। डिजर्टेशन बनता है, उसके लिए पहले वीडियो आया हुआ है, आप उसको गौर से देखेंगे। डिजर्टेशन बनता है लास्ट के सेम में। तो अब हम अपने कोर्स पर फोकस करेंगे। देखिए टोटियस लायबिलिटी के बाद यूनिट 5 फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स। ट्रेड कॉमर्स की जो फ्रीडम है वो आर्टिकल 301 से 308 तक दी हुई है। 6 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देखिए पार्लियामेंट में मेंबर्स को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। वो प्रिविलेजेस किस तरह के होते हैं, क्या उनके ऊपर कोई बंदिशें होती हैं, उन सबको इसमें हम डिस्कस करेंगे। 7 पर फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए 2 तरह का मुख्य रूप से, हालांकि बहुत सारे तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। बादशाही होती है, बादशाहत, है ना। बादशाही मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बादशाहत है, बादशाह बनता है वहाँ पे। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया और इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सारी शक्तियाँ पार्लियामेंट के पास रहती हैं। पार्लियामेंट का सीधे चुनाव होता है और पार्लियामेंट को ही सबसे ज़्यादा पावर्स रहते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं 4 साल के लिए और सारी शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास रहती हैं। वो ही अपनी एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट करते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं यूएसए में। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये अच्छा है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फिर देखिए यूनिट 8 पर आ गया इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, क्योंकि देश में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, परिवार में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो इमरजेंसी के प्रोविज़न नेशनल एंड स्टेट इमरजेंसी, जो नेशनल लेवल पर बहुत बड़े पार्ट को इन्वॉल्वेशन होगा,
तो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। हमको उन दोनों को अलग अलग करके उनका अध्ययन करना है। फिर यूनिट नंबर 9, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, सबसे बड़ा कानून होता है। तो वो इतना रिजिड भी ना हो, इतना कठोर भी ना हो कि हम उसमें कुछ बदलाव भी ना कर पाएँ, क्योंकि कानून जो है मैंने पहले भी बताया था वो एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से कानून बदलता रहता है। इसलिए हमारा संविधान भी, उसमें भी संशोधन होते रहते हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं और दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में भी संशोधन होते रहते हैं। तो संशोधन होने का मतलब ये है कि हम लोग डायनेमिक हैं और चीज़ों को अडोप्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं उनको हटा रहे हैं और नई नई चीज़ों को हम ले रहे हैं। तो इसलिए ये एक प्रगतिशील समाज का एक सूचक है, क्योंकि परिवर्तन होना प्रगतिशील समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। तो इस तरह से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 में हम लोग पढ़ेंगे। देन देयर इज सम बुक्स रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट्स। इसमें देखिए चंद्रपाल की बुक्स है, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड इंडियन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेकंड आप स्क्रीन पर ही देखेंगे, ये जो बुक है हमारी एम हिदायतुल्ला की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है। एम हिदायतुल्ला, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। फिर एम पी जैन, जे एन पांडे, एच एम शीरवाई, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आप इनमें से कोई भी बुक लेकर के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इस तरह से आज हमने एलएलएम सेकंड सेम का पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया है। सेकंड वीडियो में फिर हम लोग एलएलएम के सेम सेकंड के पेपर 2 को देखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सिलेबस धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और एग्ज़ाम के आने तक हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी व्यूवर्स ने वीडियो को बड़े ध्यान से सुना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।